वेलकम बैक एवरीवन। हम प्रेसिडेंट की पावर्स को कवर कर रहे थे, जिसमें वीटो पावर और ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर को हमने देख लिया है। आज का हमारा टॉपिक है पार्डनिंग पावर, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है प्रेसिडेंट की, डिस्क्रिशनरी पावर और साथ में गवर्नर का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बट इससे पहले हमारा एक छोटा सा टॉपिक रहता था वाइस प्रेसिडेंट की पावर्स। वाइस प्रेसिडेंट के पास कुछ खास पावर्स हैं नहीं, बट उनके दो ही काम हैं। फर्स्ट, टू एक्ट एज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं वाइस प्रेसिडेंट। जैसे कि अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट सेनेट के प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं, यहाँ पर ही इंडिया में भी हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है वो राज्यसभा के चेयरमैन हैं। साथ में उनका दूसरा काम है कि जब प्रेसिडेंट का ऑफिस वेकेंट हो उस केस में एज एक्टिंग प्रेसिडेंट काम करना, उनका एक ये रोल है। बट विद इन 6 मंथ प्रेसिडेंट के ऑफिस के लिए इलेक्शंस कंडक्ट करवाने होते हैं। ऐसा नहीं है कि वाइस प्रेसिडेंट रिमेनिंग टर्म के लिए खुद प्रेसिडेंट बन जाएंगे। जैसे कि अमेरिकन प्रेसिडेंट के केस में क्या होता है कि जब वहाँ पर प्रेसिडेंट का ऑफिस वेकेंट होता है तो जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं फॉर द रिमेनिंग टर्म खुद प्रेसिडेंट बन जाते हैं। बट इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में विद इन 6 मंथ इलेक्शंस कंडक्ट करवाने होते हैं। वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस खुद एज्यूम नहीं कर लेंगे, बस वो एक एक्टिंग प्रेसिडेंट ही है। और जब तक वो एक्टिंग प्रेसिडेंट रहेंगे उनको प्रेसिडेंट की ही सैलरीज मिलेंगी। जितनी भी अलाउंसेस प्रिविलेजेस वगैरह प्रेसिडेंट को मिलती हैं वो सेम वाइस प्रेसिडेंट के पास भी होंगी। अब यहाँ पर ये भी याद रखना है कि वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस को हिज सुपरफ्लुअस हाइनेस बोला जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि सुपरफ्लुअस का मतलब होता है एक्स्ट्रा। इनके पास कोई खास पावर्स है नहीं, बस ये एक एक्स्ट्रा ऑफिस क्रिएट करा गया है पॉलिटिकल कॉन्टिन्यूटी के लिए। जैसे कि अगर प्रेसिडेंट है तो साथ में वाइस प्रेसिडेंट है, बस ये एक पॉलिटिकल कॉन्टिन्यूटी ही है, इसीलिए ही इसको एक हिज सुपरफ्लुअस हाइनेस बोला जाता है। ये एक एक्स्ट्रा ऑफिस ही क्रिएट करा गया है। तो वाइस प्रेसिडेंट के लिए इतना ही है। सैलरीज वगैरह जो है वो यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मे बी वन डे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक बार वो आप रीड कर लीजिएगा। आई गेस 3.5 लाख पर मंथ सैलरी है और पेंशन के बाद वो 50% हो जाता है। तो पार्डनिंग पावर सबसे पहले देखते हैं प्रेसिडेंट की। आर्टिकल 72 प्रेसिडेंट को एक एग्जीक्यूटिव पावर देता है। देखिए ये एक एग्जीक्यूटिव पावर है। जो भी प्रेसिडेंट की सज़ा को माफ़ करने की पावर है वो एग्जीक्यूटिव पावर है, जुडिशियल पावर नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट जब ये सज़ा को माफ़ कर रहे हैं, पार्डन कर रहे हैं, तो उस केस में वो किसी कोर्ट में नहीं बैठकर ये डिसीजन ले रहे हैं। बस आर्टिकल 72 के थ्रू ये एक एग्जीक्यूटिव पावर उनको मिली हुई है। और ये आर्टिकल 72 कहता क्या है कि अगर यूनियन लॉ से रिलेटेड कोई ऑफेंस है, जो भी उस किसी पर्सन को इस ऑफेंस के लिए सज़ा मिली हुई है, उस सज़ा को कम करने का या फिर उस सज़ा को ख़त्म करने का पावर है प्रेसिडेंट के पास। और ऐसे ही जो कोर्ट मार्शल है, मिलिट्री कोर्ट ने अगर कोई सज़ा दी हुई है तो उसको पार्डन करने का पावर भी प्रेसिडेंट के पास ही है। ऐसे ही डेथ सेंटेंस को, जैसे जो मर्सी पिटीशन होती है, मर्सी पिटीशन फाइल करी जाती है डेथ सेंटेंस को माफ़ करने के लिए कैपिटल पनिशमेंट के अगेंस्ट, तो उसकी पावर भी प्रेसिडेंट के पास ही है। अब पहले हम इन चीज़ों का मतलब समझेंगे कि पार्डन, कम्यूटेशन, जो कि पार्डनिंग पावर की जितनी भी सारी टर्म्स हैं वो उनका मतलब क्या है। पहले जो पार्डन है, पार्डन का मतलब होता है कंप्लीटली एब्जॉल्व कर देना। मतलब कि जो कन्विक्शन थी, जो भी इल्ज़ाम किसी पर्टिकुलर पर्सन पर लगाया गया था, उस इल्ज़ाम से कंप्लीटली बरी कर दिया गया है। जो भी उसको पनिशमेंट मिली थी उस पनिशमेंट को भी कंप्लीटली ख़त्म कर दिया गया है। तो कंप्लीटली एब्जॉल्व करने को, सेंटेंस को एब्जॉल्व कर दिया गया और साथ में कन्विक्शन को, जो भी इल्ज़ाम लगाया गया था उसको भी ख़त्म कर दिया गया। तो कंप्लीटली एब्जॉल्व करने को बोलते हैं पार्डन। कम्यूटेशन का मतलब है टू चेंज द फॉर्म और करेक्टर ऑफ पनिशमेंट, दैट इज टू सब्सटीट्यूट द पनिशमेंट एंड चेंजिंग करेक्टर। अगर एक टाइम पर डेथ सेंटेंस थी, उसका करेक्टर चेंज कर दिया गया। अब क्या है? अब रिगरस इम्प्रिजनमेंट है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, बट रिगरस इम्प्रिजनमेंट है। बाद में फिर इसको भी कम कर दिया गया, इसका भी करेक्टर चेंज करके एक सिंपल इम्प्रिजनमेंट बना दिया गया। मतलब कि पनिशमेंट का करेक्टर चेंज कर दिया गया, तो उसको कम्यूटेशन बोलते हैं। रिमिशन के केस में क्या होता है? टू रिड्यूस द पनिशमेंट पीरियड विदाउट चेंजिंग करेक्टर। देखिए कम्यूटेशन के केस में क्या था कि पनिशमेंट का करेक्टर चेंज कर दिया गया, उसकी फॉर्म चेंज कर दी गई। बट रिमिशन के केस में पनिशमेंट सेम ही रह रही है, बस पीरियड को कम कर दिया गया है। अगर पहले रिगरस जो इम्प्रिजनमेंट 2 ईयर्स की थी तो उसको कम करके
1 ईयर कर दिया गया, बट है अब भी रिगरस इम्प्रिजनमेंट ही। रिस्पाइट के केस के रिस्पाइट होता है स्पेशल ग्राउंड्स, अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है या फिर कोई डिसएबिलिटी का केस है तो उस केस में इन स्पेशल ग्राउंड्स के बेसिस पर ही लेसर सेंटेंस दे देना, कम पनिशमेंट देने को रिस्पाइट बोलते हैं। रिप्रीव होता है टेम्परेरी स्टे और एग्जीक्यूशन व्हेन प्रेसिडेंट डिसाइड्स, अगर प्रेसिडेंट ने डिसाइड करा है कि किसी को, फॉर एग्जांपल अगर हम कैपिटल पनिशमेंट की बात करें, मर्सी पिटीशन का किसी को राइट दिया गया है कि आप मर्सी पिटीशन डाल सकते हो कैपिटल पनिशमेंट के अगेंस्ट, तो ये चीज़ प्रेसिडेंट के थ्रू हो रही है। अभी भी कैपिटल पनिशमेंट है बट कुछ टाइम के लिए उसके ऊपर स्टे लगा दिया गया है, कुछ टाइम के लिए उसको रोक दिया गया है, तो इस चीज़ को बोलते हैं रिप्रीव, कि किसी भी पनिशमेंट को कुछ टाइम के लिए रोक देना, बट वो पनिशमेंट अभी भी वहीं उस इंसान के अगेंस्ट, उस इंसान के लिए अभी भी सेम पनिशमेंट है, बस कुछ टाइम के लिए उसको रोक दिया गया है। अब ये सारी की सारी जितनी भी ये पावर्स हैं, पार्डनिंग पावर, ये गवर्नर के पास भी होती हैं अंडर आर्टिकल 161। 72 जो है प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर है, 161 गवर्नर की प्रेसिडेंट पावर है। अब देखिए जो ये पार्डनिंग पावर है, ये तो हमने देख लिया कि ठीक है ये वाली पावर्स हैं, और ये दी क्यों जाती हैं प्रेसिडेंट को, ताकि हेस्टी पनिशमेंट ना दी जा सके, जुडिशियल एरर्स को करेक्ट करने के लिए। जुडिशियल एरर्स भी नहीं बोल सकते हैं, इसका मतलब है कि किसी को एक दूसरा चांस दे देना, जैसे कि अगर डेथ सेंटेंस की किसी को मिली हुई है तो उसको एक चांस देना कि शायद वो इंसान सुधर जाए। तो यहाँ पर जुडिशियल एरर्स लक्ष्मीकांत में लिखा हुआ है, आप आंसर राइटिंग में भी सेम चीज़ बोल सकते हो, बट इसका मेन जो प्रैक्टिकल पर्पस होता है वो किसी को दूसरा चांस देना होता है, किसी को रिलीफ देना, एक सेंटेंस से जो भी पनिशमेंट मिली हुई है उससे किसी को रिलीफ देना कि वो इंसान इन फ्यूचर सुधर सकता है। तो यही मतलब होता है इस पार्डनिंग पावर का। अब देखिए ये पार्डनिंग जो पावर होती है ये प्रेसिडेंट की एक डिस्क्रिशनरी पावर नहीं होती है, इसके लिए एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है। वो प्रॉपर प्रोसीजर क्या है, देखिए सबसे पहले अगर किसी ने प्रेसिडेंट के पास मर्सी पिटीशन डाली है, प्रेसिडेंट के पास मर्सी पिटीशन गई, अब प्रेसिडेंट ने ये चीज़ बतानी है होम मिनिस्ट्री को, होम मिनिस्ट्री को ये चीज़ बताएगा प्रेसिडेंट। अब सारे का सारा जो काम होगा वो होम मिनिस्ट्री का होगा, होम मिनिस्ट्री सारी रिसर्च करेगी, जो भी कंसर्न्ड डिपार्टमेंट होगा होम मिनिस्ट्री उसको बोलेगी कि देखिए ये मर्सी पिटीशन डाली गई है, आप इसके ऊपर रिसर्च करें, इसको इन्वेस्टिगेट करें। उसके बाद ये सारा जो डिपार्टमेंट होगा ये सारा डिसीजन बताएगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फिर बाद में प्रेसिडेंट को एडवाइस करेगा कि देखिए हमने ये डिसीजन ले लिया है इस डिपार्टमेंट की रिसर्च के थ्रू, तो आप अब इस डिसीजन के अकॉर्डिंग ही काम करें। तो बेसिकली प्रेसिडेंट की ये कोई डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, प्रेसिडेंट अब भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस के ऊपर ही काम कर रहा है, बट ये काम हुआ किसके थ्रू है, होम मिनिस्ट्री के थ्रू। बट जब कोर्ट मार्शल का केस होगा, मतलब कि जब मिलिट्री जो आर्म्ड ट्राइब्यूनल वगैरह होती हैं उनसे रिलेटेड कोई केस होगा, तब जो मिनिस्ट्री होगी बस वो डिफेंस मिनिस्ट्री होगी, क्योंकि ये सारा डिफेंस मिनिस्ट्री से रिलेटेड हो जाएगा ना, ये जितना भी ये कोर्ट मार्शल आर्म्ड ट्राइब्यूनल वगैरह से जितने भी केसेस होंगे। बट उसके अलावा जितने भी मर्सी पिटीशंस के केस होंगे वो सारे के सारे होम मिनिस्ट्री के थ्रू ही होंगे। होम मिनिस्ट्री के बाद फिर जो डिपार्टमेंट होगा, जो कंसर्न्ड डिपार्टमेंट होगा, वो इन्वेस्टिगेशन करेगा, रिसर्च करेगा प्रॉपर, वो अपना डिसीजन बताएगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फिर प्रेसिडेंट को कहेगी कि आप इसके अकॉर्डिंग काम करें। तो ये प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है। अब जो गवर्नर की पावर है अंडर 161 सेम पार्डनिंग पावर है, बट कुछ डिफरेंस है, जैसे कि एक तो कोर्ट मार्शल, जितने भी कोर्ट मार्शल से रिलेटेड केसेस होंगे उनके ऊपर गवर्नर का कोई भी राइट नहीं होगा, गवर्नर के पास उससे रिलेटेड कोई पावर नहीं होगी। दूसरा, डेथ सेंटेंस को पार्डन करने की पावर, डेथ सेंटेंस को माफ करने की पावर भी सिर्फ प्रेसिडेंट के पास ही है, ये गवर्नर के पास नहीं है। अच्छा, इसके बाद अब ना सुप्रीम कोर्ट ने कुछ प्रिंसिपल्स बताए हैं मर्सी पिटीशन से रिलेटेड। पहले तो अगर कोई पिटिशनर जो है वो मर्सी पिटीशन डाल रहा है, उसके पास डायरेक्ट प्रेसिडेंट के पास जाकर सुनवाई करने का राइट नहीं है, बस उसने पिटीशन डाल दी है। अब प्रेसिडेंट ने आगे होम मिनिस्ट्री को वो चीज़ बता दी है, तो वो सारे का सारा काम फिर आगे जाके वो प्रोसेस चलता रहेगा। ओरल हियरिंग नहीं होगी बाय प्रेसिडेंट लाइक जुडिशरी, तभी तो ये सेम जुडिशियल पावर नहीं है जुडिशरी के जैसे, ये एक एग्जीक्यूटिव पावर है। और सेम इसमें एक और चीज़ बोली है सुप्रीम कोर्ट ने
कि जितने भी एविडेंस ऑलरेडी कलेक्ट कर लिए गए हैं किसी पर्टिकुलर केस के ऊपर, सिर्फ उन्हीं एविडेंस के बेसिस पर ही प्रेसिडेंट डिसीजन देगा अपना। वो कोई नए एविडेंस को प्रोड्यूस करने के लिए नहीं बोलेगा। जितने एविडेंस ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं उनको ही वो एग्जामिन कर सकते हैं, नए एविडेंस प्रोड्यूस नहीं करे जाएंगे। और दूसरी चीज़ ये मैंने पहले ही बता दी हुई है कि यूनियन कैबिनेट या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पर ही काम करते हैं प्रेसिडेंट। मर्सी पिटीशन जो है वो होम मिनिस्ट्री की एडवाइस पर चलती है। अगर कोर्ट मार्शल का या फिर आर्म्ड ट्राइब्यूनल का केस होगा तो उस केस पर मिनिस्ट्री होगी, डिफेंस मिनिस्ट्री की एडवाइस पर काम करेंगे, अदरवाइज होम मिनिस्ट्री की एडवाइस पर। और दूसरी चीज़ क्या है, द प्रेजिडेंट इज नॉट बाउंड टू गिव रीजंस फॉर हिज ऑर्डर। अगर प्रेजिडेंट ने किसी की पनिशमेंट को पार्डन करा है या फिर कम्यूट करा है तो किन रीजंस के बेसिस पर करा है, ये रीजंस बताने का कोई पर प्रेसिडेंट के ऊपर कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है। अगर प्रेसिडेंट को लग रहा है कि कोई भी पनिशमेंट अनड्यूली हार्श है, जैसे कि डेथ सेंटेंस उनको बहुत ज़्यादा हार्श लग रही है, तो उसके ऊपर वो डिसीजंस ले सकते हैं। साथ में ही सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये जो पावर है, जो ये डेथ सेंटेंस वाली ये जो प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर है, ये किसी भी पिटिशनर का फंडामेंटल राइट नहीं है। देखिए अब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही चीज़ है, ये जो मर्सी पिटीशन है ये किसी का भी फंडामेंटल राइट नहीं है। और ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने बोली थी कहर सिंह केस में। आपने प्रोनाउंसिएशन अगर डिफरेंट है तो थोड़ी सॉरी फॉर दैट, बट ये कहर सिंह केस है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था दैट मर्सी पिटीशन इज नॉट अ फंडामेंटल राइट फॉर एनीवन, द मर्सी इज जस्ट एन एक्ट ऑफ ग्रेस। बस ये प्रेसिडेंट की एक ग्रेस है, ये कोई मैटर ऑफ राइट नहीं है किसी भी इंसान के लिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जितनी भी सुप्रीम कोर्ट की चीज़ें हैं, उस जितना भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बोला है, सबसे इम्पॉर्टेंट आपने यही याद रखना है। और साथ में ये जो प्रोसेस है कि जो प्रेसिडेंट है वो खुद की विल के ऊपर काम नहीं करते हैं, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पर, बेसिकली होम मिनिस्ट्री की एडवाइस पर काम करते हैं। और साथ में ही जो प्रेसिडेंट ने ये जो पार्डनिंग पावर है उसकी, ये दिस पावर इज अ सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। ऐसा नहीं है कि कोई मेलाफाइड इंटेंशन से प्रेसिडेंट ने डिसीजन ले लिया, कोई डिसीजन डिस्क्रिमिनेटरी है तो उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं करा जा सकता। दिस डिसीजन इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। तो ये कुछ सुप्रीम कोर्ट ने प्रिंसिपल्स बताए हैं, बट आपने सबसे पहले क्या याद रखना है, एक तो ये फंडामेंटल राइट नहीं है, कहर सिंह केस को आपने याद रखना है। साथ में कि जो प्रेसिडेंट है होम मिनिस्ट्री की एडवाइस पर काम करते हैं, खुद उनकी ये पर्सनल डिस्क्रिशन नहीं है, और साथ में ये एक एग्जीक्यूटिव पावर है। और इन सब में आपने डिफरेंस भी याद रखना है कि इन सब में डिफरेंस क्या है। और जो गवर्नर की पावर है वो 161 के अंदर है, इसको गवर्नर वाले चैप्टर में हम डिटेल में देखेंगे। अब चलते हैं प्रेसिडेंट की कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन के ऊपर। हमारे इंडिया में देखिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, हमें पता है कि जो प्रेसिडेंट है बस वो एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, उनके पास कोई रियल पावर्स नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट की पोजीशन से रिलेटेड ये 3 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। देखिए इन आर्टिकल्स को आपने याद रखना है, ये वनडे एग्जाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ये जो कलेक्टिव, स्पेशली ये 74 और ये 75 कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आर्टिकल जो 53 है ये कहते हैं, ये बात करते हैं एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन वेस्टेड इन प्रेसिडेंट। ये हमने पहले भी मैंने बताया हुआ है कि जितनी भी यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर होगी दैट पावर फ्लोज फ्रॉम प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के थ्रू आ रही हैं। जितने भी एग्जीक्यूटिव डिसीजंस लिए जाते हैं वो प्रेसिडेंट के नाम पर लिए जाते हैं, ये हमने पहले भी देखा है। तो आर्टिकल 53 इसकी बात करता है। आर्टिकल 74 बात करता है दैट प्रेसिडेंट एक्ट्स ऑन एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 ने बोला है कि ये जो एडवाइस होगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की वो बाइंडिंग होगी, प्रेसिडेंट को इस एडवाइस के अकॉर्डिंग ही काम करना होगा। फिर उसके बाद आती है 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978। इसने कहा कि प्रेसिडेंट एक बार तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपनी एडवाइस रिकंसिडर करने के लिए बोल सकता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने मतलब कि जो भी एडवाइस दी है प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट वापस उनको बोल सकता है कि आप इस एडवाइस को कंसिडर करें। बट अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने सेम एडवाइस दी है या फिर उसको चेंज भी करा है तो सेकंड टाइम प्रेसिडेंट को उस एडवाइस के अकॉर्डिंग काम करना ही होगा। तो ये इसने बात करी थी रिकंसिडरेशन ऑफ एडवाइस की 44 अमेंडमेंट ने, और वो भी बाइंडिंग होगी। और उसके बाद 42nd अमेंडमेंट ने तो सिंपल ही बोला था कि जितनी भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने एडवाइस दी है वो प्रेसिडेंट के लिए बाइंडिंग है।
जो आर्टिकल 75 है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करता है, और ये फंडामेंटल प्रिंसिपल है, ये फाउंडेशन है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का। अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स काम कर रहे हैं तो वो साथ में ही काम कर रहे हैं, दे ऑल स्विम एंड सिंक टुगेदर। इस लाइन को आपने कहीं भी लिख सकते हैं मेंस आंसर राइटिंग के लिए। अगर किसी वजह से या फिर नो कॉन्फिडेंस ऑफ मोशन की वजह से मिनिस्ट्री डिफीट कर जाती है तो उस पूरी की पूरी मिनिस्ट्री को ही रिजाइन करना पड़ता है। और ऐसे ही वो साथ में स्विम भी करते हैं, साथ में ही वो काम करते हैं, साथ में ही वो सिंक भी कर जाते हैं, उन सबको एक साथ ही रिजाइन करना पड़ता है। तो ये प्रेसिडेंट से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। अब प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशनरी पावर्स की बात करें तो प्रेसिडेंट के पास कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन नहीं है। गवर्नर के पास देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन होती है, इस फैक्ट को आपने याद रखना है। प्रेसिडेंट के पास कुछ सिचुएशनल या फिर हिडन डिस्क्रिशन ही होती है, इसको बोलते हैं सिचुएशनल या फिर हिडन डिस्क्रिशन, जो कि प्रेसिडेंट के पास है। अब वो किन केसेस में हो सकती है? सबसे पहला होता है प्राइम मिनिस्टर की चॉइस। अब ये किस केस में होगा? अगर किसी भी पार्टी की क्लियर मेजॉरिटी नहीं है, कोएलिशन गवर्नमेंट है, तो उस केस में प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को चूज करेंगे। अगर गवर्नमेंट ने अपनी मेजॉरिटी लूज कर दी है फ्लोर पर, तो उस केस में भी जो होंगे वो प्रेसिडेंट ही प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करेंगे। अगर किसी और पार्टी में से अपॉइंट करना है या फिर प्राइम मिनिस्टर की कोई सडन डेथ हो जाती है तो उस केस में भी फिर प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करने की जो पावर होती है। अब देखिए ये सारी सिचुएशन बेस्ड है ना, प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो चुकी है कोई, अब ये भी एक सिचुएशन बन गई है जो कि हमेशा नहीं होती है। ऐसे ही जो अगर किसी पार्टी ने मेजॉरिटी लूज कर दी है तो ये भी हमेशा नहीं होता है। तो सारी की सारी ये जो पावर्स हैं सिचुएशन बेस्ड पावर्स हैं, सिचुएशनल डिस्क्रिशन है या फिर ये हिडन डिस्क्रिशन है। ऐसे ही लोकसभा का डिसोल्यूशन का जो पावर है ये भी एक सिचुएशनल डिस्क्रिशन है, क्योंकि हर टाइम तो लोकसभा को डिसॉल्व नहीं कर दिया जाता है। ऐसे ही जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की डिसमिसल होती है, उनके अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन थी, वो फ्लोर में खुद को प्रूव नहीं कर पाए, अपनी मेजॉरिटी कमांड नहीं कर पाए, तो उनकी डिसमिसल बिकॉज दे ऑल सिंक एंड स्विम टुगेदर। तो ये वाली जो आर्टिकल 75 वाली, ये भी देखिए अब प्रेसिडेंट की सिचुएशनल डिस्क्रिशन के साथ रिलेटेड है। तो ये सारी की सारी अब यहाँ पर पावर्स खत्म हो जाती हैं प्रेसिडेंट की। अब हमने देखना है गवर्नर का चैप्टर। गवर्नर और प्रेसिडेंट का जो काम है, जो भी रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इनकी पावर्स, ये बहुत ही ज़्यादा मैच करती हैं। बस कुछ चीज़ों का ही डिफरेंस है, जैसे कि गवर्नर के पास कॉन्स्टिट्यूशनल पावर भी है या फिर कुछ ट्राइबल मिनिस्टर्स को अपॉइंट वगैरह करना, ये कुछ चीज़ों का ही डिफरेंस है। और दूसरा गवर्नर स्टेट के लिए होते हैं और जो प्रेसिडेंट होते हैं वो ओवरऑल इंडिया के लिए होते हैं। तो सबसे पहले गवर्नर की बात करें तो देखिए जो पार्ट 6 है, पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं। आर्टिकल है 153 से लेकर 167। अब इस स्टेट एग्जीक्यूटिव का ही पार्ट होते हैं गवर्नर। ये हमें पता है कि इनको एग्जीक्यूटिव हेड बोला जाता है। ये नॉमिनल या फिर टिटुलर हेड हैं। टिटुलर का मतलब होता है कि बस एक टाइटल के ही हेड हैं इनके, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में इनकी पोजीशन को मेंशन करा हुआ है। बस कॉन्स्टिट्यूशन में बता दी गई है कि गवर्नर की एक पोजीशन है, इन्फ्लुएंस बेस्ड पोजीशन है ये। और दो रोल रहते हैं इनके पास, डुअल रोल होता है। एक तो ये स्टेट के लिए एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं, स्टेट के ये कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं। दूसरा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के एजेंट के जैसे काम करते हैं और यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है गवर्नर का। इसके अलावा इनका कुछ खास रोल है नहीं स्टेट के पर्सपेक्टिव में। दूसरा देखिए, ये 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 56 ने बोला है कि सेम गवर्नर 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स के लिए भी हो सकता है। और ये गवर्नर ऑफिस कैनेडियन मॉडल पर बेस्ड है। जब देखिए हमारे ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, जब कॉन्स्टिट्यूशन बनना था तो उन्होंने गवर्नर के लिए डायरेक्ट इलेक्शंस प्रपोज करे थे, बट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ये जो प्रेजेंट सिस्टम चल रहा है उसी को ही चूज करा। और प्रेजेंट सिस्टम क्या कहता है कि ना तो इसके लिए कोई डायरेक्ट इलेक्शंस हैं और ना ही इसके लिए कोई इनडायरेक्ट इलेक्शंस है। बस इनको प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट करा जाता है बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। अब इस चीज़ का मतलब क्या है, बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील, दैट जो भी अपॉइंटमेंट लेटर होगा, जिस पर्सन को गवर्नर अपॉइंट करना है उससे रिलेटेड जो भी अपॉइंटमेंट लेटर होगा उसके ऊपर सिर्फ प्रेसिडेंट के ही सिग्नेचर होंगे
और ये जो फंक्शन है अपॉइंटमेंट करने का, इस हैंड एंड सील का मतलब क्या है कि ये अपॉइंटमेंट का जो भी फंक्शन है ये किसी और अथॉरिटी को डेलीगेट नहीं करा जा सकता। देखिए प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि वो अपने फंक्शंस किसी सबऑर्डिनेट को भी दे सकते हैं अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, बट गवर्नर के केस में क्या है, बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील ये फंक्शन किसी और अथॉरिटी को या फिर सबऑर्डिनेट को नहीं दिया जा सकता। इसके ऊपर प्रेसिडेंट के ही सिग्नेचर्स होंगे और इसके प्रेसिडेंट के थ्रू ही इसको अपॉइंट करा जाएगा। ये प्रेजेंट सिस्टम है। और ये सिस्टम क्यों चूज़ करा गया, डायरेक्ट इलेक्शंस भी क्यों नहीं लिए गए। सबसे पहले तो देखिए प्रेसिडेंट के जैसे ही प्रेसिडेंट के केस में क्या होता है, वो भी एक नॉमिनल हेड है, लोगों को डायरेक्टली वो रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, लोगों ने उनको कोई रियल पावर नहीं दी है, लोगों के द्वारा डायरेक्टली उनको चूज़ नहीं करा जा रहा है। सेम गवर्नर का भी है, पार्लियामेंट्री सिस्टम में सेम गवर्नर का भी है कि गवर्नर को भी लोग चूज़ नहीं कर रहे हैं। तो इनके ऊपर फिर मनी या फिर टाइम इन्वेस्ट करने का कोई लॉजिक नहीं रहता है। और रीज़न क्या दिया गया है कि ये जो डायरेक्ट मोड है ये गवर्नर और चीफ मिनिस्टर में कन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करेगा। देखिए अब इसका हम कैसे समझ सकते हैं, जो गवर्नर है वो एक सेंटर के एजेंट के जैसे काम करता है, सेंटर प्रेसिडेंट के थ्रू उनको अपॉइंट कर रहा है। अल्टीमेट कंट्रोल किसका है, सेंटर का, चाहे प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट कर रहे हैं बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील, बट अल्टीमेट कंट्रोल किसका है, सेंटर का, दैट इज कैबिनेट का। तो अगर मान लीजिए सेंटर पर कोई और गवर्नमेंट है, स्टेट में कोई और गवर्नमेंट चल रही है, तो चीफ मिनिस्टर और गवर्नर के बीच में बहुत सारे कन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं। जैसे कि हम दिल्ली का अगर केस ले, दिल्ली की एग्जांपल है, या चाहे वो यूनियन टेरिटरी है, बट जो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं और जो चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल है, उनके बीच हम अगर कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहा है तो इन दोनों के बीच में हम हमेशा पावर कन्फ्लिक्ट्स देखते हैं। जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो अपने अकॉर्डिंग काम करना चाहते हैं और जो चीफ मिनिस्टर हैं वो अपने अकॉर्डिंग काम करना चाहते हैं। तो इनके बीच में ऐसे कन्फ्लिक्ट्स चलते रहते हैं। और दूसरा, ये जो गवर्नर की अपॉइंटमेंट है ये एक पर्सनल इशू है। इसके ऊपर एक पॉलिटिक्स का भी इन्फ्लुएंस है। जो भी पार्टी पावर में रहती है वो अपने इन्फ्लुएंस वाले पर्सन को ही जनरली गवर्नर अपॉइंट करती है। तो ये वोटर्स के लिए भी एक टाइम वेस्ट है। और दूसरी चीज़ और क्या है कि जो एक गवर्नर होगा, अगर ये पार्टी पॉलिटिक्स से इन्फ्लुएंस्ड पर्सन है, अगर जो भी पार्टी सेंटर पर है उसने अपने ही इन्फ्लुएंस वाला कोई पर्सन अपॉइंट करा है, तो ये क्या एक न्यूट्रल या फिर इम्पार्शियल पर्सन होगा, नहीं। तो इसके लिए भी मनी और टाइम इन्वेस्ट करना वेस्ट होगा इन सारी चीज़ों की वजह से ही। और दूसरा, ये हमारे इंडिया में अमेरिका के जैसा प्रेसिडेंशियल सिस्टम भी नहीं है। हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट्री सिस्टम है और यहाँ पर जो नॉमिनल हेड है उसको इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है, क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम में एक लीडरशिप की प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है, जैसे कि दिल्ली के केस में हमेशा होता है। तो इन सारे रीजंस की वजह से ही कैनेडियन मॉडल को चूज़ करा गया है, जिसमें क्या है कि जो गवर्नर है उसको गवर्नर जनरल अपॉइंट करता है। अब इनकी क्वालिफिकेशंस देखते हैं। देखिए, एक तो क्वालिफिकेशंस कॉन्स्टिट्यूशन ने जो दी हैं वो तो हैं ही, साथ में कुछ कन्वेंशंस भी बनी हुई हैं, मतलब कि बाय कन्वेंशंस एक ट्रेडिशन सी बन गई है कि ये चीज़ें चल रही हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ने क्वालिफिकेशंस दो दी हैं, एक तो सिटीज़न होने चाहिए, 35 ईयर्स एज के होने चाहिए। देखिए अब ना ये चीज़ भी आपको कंपेयर करनी है, साथ में याद रखना है कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के केस में उनको लोकसभा और राज्यसभा के रिस्पेक्टिवली मेंबर बनने के लिए क्वालिफाइड भी होना पड़ता था। कन्वेंशन क्या कहती है, जो कि एक ट्रेडिशन चल रही है, कि जिस भी स्टेट में इनको अपॉइंट करा जाएगा उस स्टेट के ये नहीं होने चाहिए, ये आउटसाइडर होने चाहिए। ऐसा सिंपल सा लॉजिक है। क्यों कहा जाता है, पार्टी पॉलिटिक्स से इनको दूर रखने के लिए। जो भी स्टेट की पॉलिटिक्स चल रही है उस पार्टी से ये इन्फ्लुएंस्ड ना हो, ये पर्सन उस पॉलिटिक्स में ये इन्वॉल्व ना हो, इसी वजह से ये इनको आउटसाइडर, ये कन्वेंशन बनाया है कि आउटसाइडर्स होने चाहिए। और दूसरा ये है कि जिस भी स्टेट में गवर्नर को अपॉइंट करना है, अगर पंजाब स्टेट में गवर्नर को अपॉइंट करा जा रहा है तो उस स्टेट के जो सीएम हैं उनको भी कंसल्ट करा जाएगा बाय प्रेसिडेंट ही अपॉइंट कर रहे हैं, बस उस स्टेट के चीफ मिनिस्टर को भी कंसल्ट करा जाएगा। तो ये इनकी क्वालिफिकेशंस हो गई। अब देखते हैं इनकी कंडीशंस क्या हैं। सेम ही है प्रेसिडेंट की, जैसे वहाँ पर हम मोर याद रखते थे, बट यहाँ पर आपने मोर्स याद रखना है क्योंकि एक एक्स्ट्रा चीज़ ऐड हो गई है। एम से क्या है कि ये ना तो पार्लियामेंट के किसी हाउस के मेंबर हों और ऐसे ही स्टेट लेजिस्लेचर के भी किसी हाउस के मेंबर नहीं होने चाहिए,
ओ से सिंपल है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ही होल्ड नहीं करेंगे। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट मैंने ऑलरेडी बता दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप इसको एक बार जाके समझ लीजिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और रिसेंट इशू भी है ये। और साथ में आर से है रेजिडेंस के जो ऑफिशियल रेजिडेंस होगा उसको यूज़ कर सकते हैं विदाउट रेंट। ई से है इमोल्यूमेंट्स और अलायंसेस वगैरह पार्लियामेंट्स ही डिसाइड करेंगे। गवर्नर के केस में भी ऐसा नहीं होगा कि गवर्नर है स्टेट के लिए काम कर रहे हैं तो यहाँ पर स्टेट लेजिस्लेचर ये चीज़ें डिसाइड कर रहा है, डिसाइड पार्लियामेंट ही कर रहे हैं। और जब तक इनकी टर्म चल रही है इन सारी इमोल्यूमेंट्स और अलायंसेस को कम भी नहीं करा जा सकता। एक चीज़ यहाँ पर ऐड हो चुकी है क्योंकि हमने देखिए 7th अमेंडमेंट ने क्या कहा था कि सेम पर्सन को 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स का गवर्नर अपॉइंट करा जा सकता है। और अगर 2 स्टेट्स का सेम गवर्नर है तो जितने भी खर्चे वगैरह होंगे, जो भी अलाउंसेस वगैरह दी जाएंगी, वो दोनों स्टेट्स आपस में शेयर करेंगी उस गवर्नर को देने के लिए। और सेम प्रेसिडेंट की जैसे इनको इम्यूनिटीज़ मिली हुई हैं, क्रिमिनल और सिविल इम्यूनिटीज़, गवर्नर के लिए भी सिविल इम्यूनिटी के केस में 2 मंथ का नोटिस देना होता है और सेम ही आर्टिकल है प्रेसिडेंट के लिए भी और गवर्नर के लिए ही। सेम आर्टिकल 361 के अंदर ही क्रिमिनल एंड सिविल इम्यूनिटी मिली हुई है। ओथ देखते हैं, ओथ प्रेसिडेंट इन और गवर्नर की सेम है, बस जो एडमिनिस्टर करते हैं वो डिफरेंट है। कॉप वर्ड यहाँ पर भी याद रखना है। सी से है कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ कि कॉन्स्टिट्यूशन का को प्रोटेक्ट करना, लॉ को प्रोटेक्ट करना, डिफेंड, प्रिजर्व, वो सेम प्रेसिडेंट की जैसे। ऑफिस ऑफ यहाँ पर देखिए ओ से है सिंपल, यहाँ पर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं है, ये ऑफिस ही है कि ऑफिस की ड्यूटीज़ को फेथफुली एग्जीक्यूट करना। पी से है पीपल ऑफ इंडिया और जो इंडिया पीपल ऑफ स्टेट्स और यहाँ पर आ जाएगा तो जो भी स्टेट के लोग हैं उनके वेलबींग के लिए खुद को डिवोट करना। तो बस ये स्टेट के लिए है और जो प्रेसिडेंट थे वो ओवरऑल इंडिया के लिए थे, बस इन चीज़ों का ही डिफरेंस है, सेम ही चीज़ें हैं। और इनको ओथ एडमिनिस्टर करेंगे जिस भी स्टेट में इनको अपॉइंट करा गया है उस स्टेट के जो हाई कोर्ट हैं, स्टेट हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ओथ एडमिनिस्टर करेंगे। और अगर ये एब्सेंट हैं तो उस केस में सेम स्टेट हाई कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज इनको ओथ एडमिनिस्टर करेंगे। अब देखते हैं टर्म इनकी भी 5 ईयर की है बट सब्जेक्ट टू द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। देखिए यहाँ पर ना ये जो प्लेजर डॉक्ट्राइन है, ये प्लेजर डॉक्ट्राइन ही प्रॉब्लम है इससे रिलेटेड। अच्छा ये गवर्नर का जो है चैप्टर, इसके लिए आपने पुंछी कमीशन को हमेशा याद रखना है। पुंछी कमीशन ने गवर्नर से रिलेटेड बहुत सारी रिकमेंडेशंस दी हुई हैं। विद ट्रिक्स मैंने पुंछी कमीशन कवर करवा दिया है, तो जिसने भी नहीं देखा है एक बार जाकर आप इस वीडियो को देख लें, लिंक इसका भी डिस्क्रिप्शन में होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं करना चाहिए कि ना कि आगे आगे हम पढ़ते जा रहे हैं और जो पीछे हमने पढ़ लिया वो सारे का सारा छूट गया, तो उस केस में चीज़ें कभी भी कनेक्ट नहीं हो पाएंगी। तो आपको चीज़ों को कनेक्ट करके पढ़ना है। अब देखिए गवर्नर के लिए पुंछी कमीशन ने कितनी सारी रिकमेंडेशन दी हैं, इस प्लेजर डॉक्ट्राइन से रिलेटेड भी उन्होंने, पुंछी कमीशन ने ये चीज़ बोली है कि जो 5 ईयर की टर्म है उसको फिक्स कर देना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ प्रेसिडेंट के प्लेजर तक ही वो ऑफिस होल्ड कर रहे हैं। और प्लेजर डॉक्ट्राइन कहता क्या है कि प्रेसिडेंट की जब विल होगी वो इस गवर्नर को रिमूव भी कर सकते हैं। तो ये प्रेसिडेंट की प्लेजर पर ही बेस्ड है। अब प्रेसिडेंट को ही गवर्नर रेजिग्नेशन लेटर देके रिजाइन भी कर सकते हैं, प्रेसिडेंट ही गवर्नर का ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक स्टेट से लेकर दूसरी स्टेट तक। अब देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ना, देखिए जब हमने प्रेसिडेंट की रिमूवल करनी होती थी ऑन द बेसिस, उसके लिए एक ग्राउंड दी गई थी प्रॉपर वायोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बट गवर्नर के लिए कोई भी ग्राउंड नहीं दी गई है फॉर इट्स रिमूवल। गवर्नर की रिमूवल के लिए कोई भी ग्राउंड्स नहीं दी गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। इसी की वजह से इसका मिसयूज़ भी होता है। जैसे कि लक्ष्मीकांत में भी एक एग्जांपल दी गई है कि जब वीपी सिंह की गवर्नमेंट थी तो जब कांग्रेस पार्टी का डिफीट हो गया और वीपी सिंह गवर्नमेंट पावर में आई, उन्होंने जितने भी गवर्नर कांग्रेस ने अपॉइंट करे हुए थे, कांग्रेस गवर्नमेंट के थ्रू आए थे जो भी गवर्नर, उनको रिमूव कर दिया। और सेम ऑब्वियसली फिर जब कांग्रेस पार्टी पावर में आ गई तो उन्होंने भी ये चीज़ करी। तो देखिए एक तो ये गवर्नर जो है ये पार्टी पॉलिटिक्स से ये पर्सन बहुत इन्फ्लुएंस्ड होता है। इसी वजह से ही इनको डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू चूज भी नहीं करा गया, सिर्फ प्रेसिडेंट ही इनको अपॉइंट करते हैं। अब थोड़ा सा ना पुंछी कमीशन का देख लेते हैं साथ में कि क्योंकि गवर्नर का ही चैप्टर चल रहा है तो गवर्नर से रिलेटेड हम रिकमेंडेशंस ही देखेंगे पुंछी कमीशन की। पहले तो देखिए 5 ईयर की जो टर्म थी, पुंछी कमीशन ने बोला कि इस टर्म को फिक्स कर देना चाहिए। और दूसरा उन्होंने बोला कि ये जो प्लेजर डॉक्ट्राइन है, पुंछी कमीशन ने कहा कि
ये जो प्लेजर के प्रेसिडेंट के प्लेजर पर ही ये गवर्नर का ऑफिस टिका हुआ है, इस चीज़ को भी हटा देना चाहिए। और चाहे अमेंडमेंट के थ्रू, चाहे किसी स्टैट्यूटरी प्रोसेस के थ्रू प्रॉपर ग्राउंड्स बतानी चाहिए कि गवर्नर की रिमूवल के लिए क्या ग्राउंड्स हो सकती हैं। जैसे कि प्रेसिडेंट के लिए प्रॉपर ग्राउंड्स है कॉन्स्टिट्यूशन में, ऐसे ही पुंछी कमीशन ने कहा गवर्नर की रिमूवल के लिए भी ग्राउंड्स होनी चाहिए। और जैसे कि प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट प्रोसेस है, वैसे ही गवर्नर के लिए भी इम्पीचमेंट प्रोसेस होना चाहिए। और पुंछी कमीशन ने बोला था कि एक एमिनेंट पर्सन होना चाहिए, आउटसाइड स्टेट होना चाहिए, पार्टी पॉलिटिक्स से दूर पर्सन होना चाहिए। और साथ में ना आप मेंस आंसर राइटिंग के लिए गांधी जी की एक लाइन याद रख लीजिएगा। गांधी जी ने कहा था, मैं ऐसी लाइन बोल रही हूँ, रटी हुई है मेरी भी ये लाइन, बस आप इसको सुन लीजिएगा और लिख लीजिए कहीं कहीं पर, दैट गवर्नर शुड नॉट बी ऑफिस ऑफ इंटरवेंशन बट ऑफिस ऑफ इन्फ्लुएंस। कि जो गवर्नर का ऑफिस है स्टेट के लिए, ये एक इंटरवेंशन का ऑफिस नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट का अपना एग्जीक्यूटिव काम चल रहा है, गवर्नर हर बार उसमें इंटरफेयर कर रहा है। ये ऑफिस ऑफ इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए, बस ये ऑफिस ऑफ इन्फ्लुएंस होना चाहिए। हमने ये चीज़ ऑलरेडी देख ली है कि कैसे ये जो ऑफिस है ये इन्फ्लुएंस के बेस्ड का एक ऑफिस है। कॉन्स्टिट्यूशन में बस इसको मेंशन करा है, उस कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजन को बनाए रखने के लिए बस एक ऑफिस क्रिएट अभी कंटिन्यू चल रहा है। अब देखते हैं इनकी पावर्स। देखिए, जितनी जैसी भी पावर्स, जो सेम हमने ट्रिक्स प्रेसिडेंट के लिए यूज़ करे थे वो सेम ट्रिक्स यहाँ पर होंगे, बस छोटे छोटे से डिफरेंस हैं। एक तो यहाँ पर क्योंकि ये स्टेट के लिए यहाँ पर चीफ मिनिस्टर आ जाएंगे, दूसरा यहाँ पर एक ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर्स भी आ जाएंगे। बस छोटे छोटे से डिफरेंस है। सबसे पहले एग्जीक्यूटिव पावर्स देखें। देखिए सेम ट्रिक था ना यहाँ पर भी, दैट हिज मैनर एंड रूल्स ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ पीएम, एग्जीक्यूटिव के लिए है ना, तो सेम गवर्नर के लिए भी है। हिज मैनर एंड रूल्स ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ, यहाँ पर बस क्या हो गया, सीएम, क्योंकि जो प्रेसिडेंट थे वो ओवरऑल इंडिया के लिए थे। तो हिज से आपने सिंपल याद रखना है हिज नेम, कि जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के, अब यहाँ पर स्टेट आ जाएगा बस, कि जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव एक्शंस होंगे वो प्रेसिडेंट के नेम पर ही फॉर्मली लिए जाते हैं। एग्जीक्यूटिव एक्शंस का भी मैंने प्रेसिडेंट वाले चैप्टर में बता दिया था कि इसका मतलब क्या होता है। जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पॉलिसीज वगैरह ड्राफ्ट करते हैं, लेजिस्लेचर को, लॉ मेकिंग को छोड़कर और जुडिशरी को छोड़कर जितने भी फंक्शंस या फिर पावर्स होंगी वो सारी एग्जीक्यूटिव में आ जाएंगी। ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने बोली है। दूसरा है मैनर से आ जाएगा, इन एग्जीक्यूटिव एक्शंस को जब इम्प्लीमेंट करा जाएगा, उनकी एग्जीक्यूशन होगी जब, उससे रिलेटेड क्या मैनर होगा, उससे रिलेटेड रूल्स क्या होंगे, कैसे इनको इम्प्लीमेंट करा जाएगा, वो चीज़ें भी प्रेसिडेंट ही डिसाइड करेंगे। रूल्स से आपने याद रखना है, सेम यहाँ पर भी रूल 12 ही है, बिजनेस से रिलेटेड है। अब बट यहाँ पर क्या था, उस केस में प्रेसिडेंट में क्या था, बिजनेस ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, यहाँ पर क्या आ जाएगा, बिजनेस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट एग्जीक्यूटिव का जो भी बिजनेस है, जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं, डिपार्टमेंट्स हैं स्टेट की, उनके एजेंडाज होंगे, डे टू डे उनका बिजनेस होगा, उसको कैसे ट्रांजैक्ट करा जाएगा, उस बिजनेस को कैसे कन्वीनियंटली करा जाएगा, उससे रिलेटेड जो भी रूल्स होंगे वो भी प्रेसिडेंट के द्वारा ही बनाए जाएंगे। इस बिजनेस को कैसे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स या फिर मिनिस्ट्रीज पोर्टफोलियोज में कैसे इनको डिवाइड करा जाएगा, कैसे इस बिजनेस की एलोकेशन होगी, उससे रिलेटेड रूल्स भी प्रेसिडेंट ही बनाएंगे। अपॉइंटमेंट सिंपल, यहाँ पर जैसे कि प्रेसिडेंट बहुत सारी अपॉइंटमेंट करते थे, ये भी जो गवर्नर होंगे वो भी अपॉइंटमेंट करेंगे, बट ये क्या हो जाएगा, ये स्टेट के पर्सपेक्टिव से होगा। जैसे कि यहाँ पर क्या होंगे, चीफ मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट, फिर चीफ मिनिस्टर जिन मिनिस्टर्स को रिकमेंड करेंगे प्रेसिडेंट को, उन मिनिस्टर्स को वो प्रेसिडेंट जो होंगे वो कैबिनेट का मिनिस्टर अपॉइंट कर देंगे। और जितने भी ये सारे मिनिस्टर्स होंगे दे ऑल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। यहाँ पर भी प्लेजर डॉक्ट्राइन है, बट यहाँ पर ना एक ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर आ जाता है फॉर छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश एंड ओडिशा। इन 4 स्टेट्स के लिए एक ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर भी अपॉइंट करना होता है गवर्नर को, जो कि प्रेसिडेंट के केस में नहीं है। इस डिफरेंस को एक तो याद रखना है आपने। अच्छा, पहले बिहार के लिए भी था, बट 94 अमेंडमेंट के थ्रू बिहार को एक्सक्लूड कर दिया गया। अब सिर्फ ये 4 ही स्टेट्स हैं और बाकी सेम है प्रेसिडेंट के जैसा है अब, लेकिन यहाँ पर क्या है, सिर्फ स्टेट्स के लिए है। एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट को अपॉइंट करना, वहाँ पर क्या था प्रेसिडेंट में, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। दूसरा यहाँ पर स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, वहाँ पर क्या था, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए थे। और यहाँ पर क्या है,
स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, प्रेसिडेंट के में केस में क्या था, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो सेम जैसी चीज़ें चल रही हैं, बट ये बस स्टेट के लिए है। दूसरा यहाँ पर क्या है, सीएम से याद रखना है आपने। जैसे जो प्राइम मिनिस्टर क्या करते थे कि चीफ मिनिस्टर जो प्राइम मिनिस्टर सॉरी फंबल कर गई, जो प्रेसिडेंट हैं वो प्राइम मिनिस्टर से किसी भी लेजिस्लेशन से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन सीक कर सकते थे। कोई भी यूनियन गवर्नमेंट का अफेयर है उससे रिलेटेड प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर से इंफॉर्मेशन ले सकते थे। अब ऐसे ही गवर्नर भी चीफ मिनिस्टर से स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो भी लॉ बनाए जा रहे हैं उनसे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ऐसे ही जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, अगर उसमें से किसी एक मिनिस्टर ने कोई पॉलिसी निकाली है, से डिफेंस मिनिस्टर है जो स्टेट के कोई मान लीजिए कोई डिफेंस मिनिस्टर है, उन्होंने कोई पॉलिसी निकाली है, बट अभी तक स्टेट के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने या फिर कैबिनेट ने उनके ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं करी है, तो जो गवर्नर होंगे वो इस सीएम को बोल सकते हैं कि जितने भी इस डिसीजन लिए गए हैं इस डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा, वो पूरे का पूरा कैबिनेट भी अब डिस्कस करे। तो देखिए सेम जैसी चीज़ें चल रही हैं। दो तीन चीज़ों का ही डिफरेंस है। एक तो ये ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर और दूसरा है प्रेसिडेंट रूल लगाने का डिफरेंस। गवर्नर ही बोलते हैं, गवर्नर ही एक रिपोर्ट देते हैं प्रेसिडेंट को कि स्टेट में जो कंडीशन है वो अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस चल रही है, तो अब आप प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हो। गवर्नर की रिपोर्ट के बेसिस पर ही होता है। ऑल्दो और भी 2-3 कंडीशंस हैं, अगर गवर्नर ने रिपोर्ट नहीं भी दी हुई है तब भी प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है, बट नॉर्मली क्या होता है कि गवर्नर की रिपोर्ट के बेसिस पर ही ये काम होता है। तो एक तो ये डिफरेंस है और दूसरा ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर वाला डिफरेंस है। अब अगर लेजिस्लेटिव पावर्स को देखें तो ये भी सेम पार्लियामेंट के जैसी ही हैं। पार्लियामेंट के केस में भी क्या रहता था कि हाउस को सम्मन करना, प्रोरोग करना, डिसॉल्व करना, ये सारी चीज़ें प्रेसिडेंट करते थे। अब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए भी सेम ही है कि हाउस को सम्मन करना, प्रोरोग करना, ये सारे काम गवर्नर के होंगे। सम्मन का भी मैंने तभी उसी वीडियो में बता दिया था कि हाउस की जो मीटिंग्स वगैरह होती हैं उनको सम्मन करने का काम भी गवर्नर ही करेंगे। ऐसे ही प्रोरोग करना, जब हाउस का काम जो अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की एग्जांपल लें, पूरे का पूरा बिजनेस खत्म हो चुका है, एक सेशन खत्म हो चुका है, उसके बाद फिर जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होंगे वो हाउस को एडजर्न सिनेडाई कर देंगे। उसके बाद फिर जो पर्टिकुलर स्टेट के गवर्नर होंगे वो हाउस को प्रोरोग कर देंगे कि एक सेशन कंप्लीट हो चुका है। ऐसे ही डिसॉल्व करने का काम, डिसॉल्व कौन होगी, सिर्फ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ही डिसॉल्व होगी, डिसॉल्व भी गवर्नर ही करेंगे। ऐसे ही हाउस को एड्रेस करने का काम 2 सिचुएशंस में, एक तो जब हर 5 साल जब जनरल इलेक्शंस होंगे उनके बाद हाउस को एड्रेस करना। ऐसे ही हर फाइनेंशियल ईयर जब न्यू ईयर एक स्टार्ट होगा, हर ईयर भी हाउस को एड्रेस करने का काम ही गवर्नर का होगा। और प्रेसिडेंट के जैसे ही ये भी मोशन ऑफ थैंक्स देंगे, और मोशन ऑफ थैंक्स का पास होना बहुत ज़्यादा कंपलसरी होता है। अगर ये फेल हो जाता है तो गवर्नमेंट का डिफीट होता है और गवर्नमेंट को यानी कि मिनिस्ट्री को रिज़ाइन करना पड़ता है। और ऐसे ही जितने भी हाउस के मेंबर्स होंगे, दोनों हाउस, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, इनके जितने भी मेंबर्स हैं उनको उनकी डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड डिसीजंस लेना, डिस्क्वालिफिकेशन सुनाना, ये भी गवर्नर करेगा। ऐसे ही प्रेसिडेंट के जैसे ये भी ऑर्डिनेंस पास कर सकता है, बट सेम प्रेसिडेंट के जैसे ही इनका भी प्रोसेस है कि जब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली फिर से आ जाएगी, जब रीअसेंबल कर जाएगी, उसके 6 वीक तक ही ये ऑर्डिनेंस चलेगा। तो ये सारे के सारे लेजिस्लेटिव के इसके काम हैं। अब देखिए जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होगी वहाँ पर भी स्पीकर डिप्टी स्पीकर होंगे। अगर वो नहीं है तो उस केस में किसी और मेंबर को प्रिजाइडिंग ऑफिसर बनाएंगे गवर्नर। ऐसे ही किसी एक मेंबर को नॉमिनेट करते थे गवर्नर, जैसे कि प्रेसिडेंट जो थे वो लोकसभा के केस में 2 मेंबर्स को करते थे एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के। लेकिन जैसे कि लोकसभा के केस में भी ये चीज़ खत्म हो चुकी है 104 अमेंडमेंट के थ्रू। सेम स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए भी ये चीज़ अब खत्म हो चुकी है। काउंसिल्स के लिए देखें तो चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन अगर नहीं है तो किसी और मेंबर को प्रिजाइडिंग ऑफिसर बनाना काउंसिल का, वो भी गवर्नर का काम होगा। 1/6 जो मेंबर होंगे गवर्नर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी नॉमिनेट करेंगे। वो मेंबर होंगे देखिए जिनको लिटरेचर में एक्सपीरियंस है, साइंस, आर्ट, कोऑपरेटिव मूवमेंट और सोशल सर्विस। देखिए अब डिफरेंस याद रखना है, जो
जो राज्यसभा थी वहाँ पर थी लिटरेचर, साइंस, आर्ट और सोशल सर्विस। यहाँ पर क्या ऐड हो गया, कोऑपरेटिव मूवमेंट। तो ये डिफरेंस याद रखना है। ऐसे ही जो स्टेट बिल्स सेम पार्लियामेंट के जैसे बिल लेजिस्लेटिव प्रोसेस के थ्रू निकले, बाद में गए प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए। सेम जितने भी स्टेट के बिल होंगे वो गवर्नर के एसेंट के लिए जाएंगे। यहाँ पर गवर्नर की वीटो पावर आ जाएगी, बिल को एसेंट देना, विद होल्ड करना, या फिर स्टेट लेजिस्लेचर की कंसिडरेशन के लिए वापस भेज देना, ये सारी गवर्नर की वीटो पावर आ जाएंगी। बट जो गवर्नर होगा उसके पास एक और वीटो पावर भी है कि वो बिल को रिजर्व भी कर सकता है फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट। और जब प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए बिल रिजर्व कर दिया गया है बाय गवर्नर, तो उस केस में फिर गवर्नर का कोई भी रोल नहीं रह जाता है। बट एक केस दिया गया है लक्ष्मीकांत में, जब ये बिल रिजर्व करना कंपलसरी है, तो वो रिलेटेड है स्टेट हाई कोर्ट से। देखिए ये हमें पता है कि सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव ये दोनों अपने स्फीयर में काम करते हैं, एक दूसरे में ये इंटरफियर नहीं करेंगे। अगर एग्जीक्यूटिव के थ्रू कोई ऐसा बिल फॉर्मुलेट करा जा रहा है जो कि जुडिशरी दैट इज स्टेट हाई कोर्ट की पावर्स को कर्टेल कर रहा है या फिर स्टेट हाई कोर्ट की पोजीशन को एंडेंजर कर रहा है, तो उस केस में ये बिल प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए रिजर्व करना कंपलसरी हो जाता है फॉर गवर्नर। दूसरा ये कब करेगा रिजर्व प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए, जब ये कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजंस के अगेंस्ट चल रहा हो कोई स्टेट बिल, या फिर डीपीएसपी दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज के अगेंस्ट हो, ओवरऑल कंट्री के इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो। बेस्ट एग्जांपल हमेशा इसकी जैसे मैं देती हूँ, फार्मर जो लाच आए थे, ठीक है, उनका मानना क्या था कि हमारे इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, ऐसे कोई बिल उनको भी प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए रिजर्व करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशंस दी गई हैं कि एक दिया गया है आर्टिकल 31A, इसको भी मैंने प्रॉपरली फंडामेंटल राइट के चैप्टर में बता दिया था कि इसका मतलब क्या है, प्रॉपर्टी की एक्विजिशन से रिलेटेड है ये। तो ये सारी चीज़ें थी गवर्नर की लेजिस्लेटिव पावर्स से रिलेटेड। अब इसकी फाइनेंशियल पावर्स भी प्रेसिडेंट के जैसे ही हैं कि बजट को पेश करना स्टेट लेजिस्लेचर में, साथ में मनी बिल इसकी प्रायर रिकमेंडेशन से इंट्रोड्यूस करा जाएगा। डिमांड्स फॉर ग्रांट, जो कि अलग अलग मिनिस्ट्रीज का जो भी खर्चा होगा उसके लिए वो डिमांड्स रखती हैं, जिनको डिमांड्स फॉर ग्रांट बोला जाता है, वो भी गवर्नर की रिकमेंडेशंस के थ्रू ही होगा। ऐसे ही कंटिजेंसी फंड ऑफ स्टेट जो होगा उसमें से कोई भी खर्चा करना वो भी गवर्नर के थ्रू ही होगा। फाइनेंस कमीशन जो कि स्टेट के लिए होगा उसको अपॉइंट करना। अब ये फाइनेंस कमीशन पंचायत, म्यूनसिपैलिटीज़ इनकी फाइनेंशियल पोजीशंस के लिए काम करेगा। जुडिशियल पावर्स में भी सेम ऑलमोस्ट प्रेसिडेंट के जैसा ही है। प्रेसिडेंट के पास भी देखिए जैसे कि पार्डनिंग पावर, रिप्रीव, रिस्पाइट, हमने ये सारा कुछ देखा। सेम गवर्नर के लिए भी है, बट यहाँ पर क्या है, एक तो डेथ सेंटेंस नहीं है, दूसरा कोर्ट मार्शल का केस नहीं है यहाँ पर। दूसरा यहाँ पर एक और क्या है कि देखिए हमने प्रेसिडेंट के टाइम पर ही देख लिया था कि चाहे सुप्रीम कोर्ट के जजेस हो, चाहे फिर वो हाई कोर्ट के जजेस हो, स्टेट हाई कोर्ट के, अपॉइंटमेंट जो होगी वो प्रेसिडेंट के थ्रू ही होगी। बस प्रेसिडेंट सिर्फ गवर्नर को कंसल्ट ही करेगा, अपॉइंट स्टेट हाई कोर्ट्स के जजेस को प्रेसिडेंट ही कर रहा है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं जुडिशियल पावर्स में आ जाएंगी। ऐसे ही एक चीज़ यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट जजेस की बात भी करी गई है, उनकी अपॉइंटमेंट्स करना या फिर पोस्टिंग्स वगैरह, प्रमोशंस वगैरह, ये सारा भी गवर्नर के थ्रू ही हो रहा है।